So let's begin. Topic is rules of image formation by spherical mirrors. ओके, तो अब हम लोग रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों मिरर्स के लिए वो रूल समझना पड़ेगा, हर एक रूल को दोनों मिरर पे अप्लाई करते हुए समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है अपना, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल का साइन है नवनीत, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. यानी passes through F, ठीक है। यानी जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो वो फोकस से पास करेगा, या फिर लगेगा कि फोकस से पास कर रहा है, और अपीयर टू पास थ्रू है। अब दोनों वे में समझेंगे क्या मतलब है। तो ये है अपना रूल 1, ये है अपना रूल 1। ओके, अब इस रूल को देखते हैं मिरर के कंटेक्स्ट में कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो चलो एक कनकेव मिरर बनाता हूं मैं यहां पे। अपना पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस। देखो, जब अपने कॉपीज वगैरह में बनाओगे, स्कूल कॉपीज में या एग्जाम कॉपीज में, तो उस समय क्या ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं सी से पी तक का डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर लिया हूं, तो फोकस जो है बीच में यानी 3 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। या फिर सी से पी तक जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर ले लिया, 8 सेंटीमीटर, तो जो फोकस है वो 4 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, यानी मिड पॉइंट पे होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर वे में बनाओगे तभी इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर वे में बनेगा। मतलब ये मार्किंग्स, अगर ये इक्वल डिस्टेंसेस, ये सब चीज को फॉलो करोगे तो जाके प्रॉपर वे में तुम्हारा इमेज बन पाएगा। तो खैर, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू एफ, या फिर अपीयर टू पास थ्रू एफ। अच्छा, एक मैं कन्वेक्स मिरर भी बना दे रहा हूं क्योंकि दोनों मिरर में हम लोग को ये बातें समझनी है। यहां पे अपना सी, और यहां है पोल। तो बोला गया कि लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो ये रहा एक लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ही कन्वेक्स मिरर के लिए भी ये रहा एक लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो देखो यहां क्या बोला गया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास थ्रू फोकस। तो पास करेगा फोकस से, ये केस है कनकेव मिरर का। और एपियर टू पास थ्रू फोकस, तो जब एपियर वाला बात होगा तो ये केस हो जाएगा कन्वेक्स मिरर का। यानी कनकेव मिरर के लिए क्या कहा जा रहा है कि लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, यानी ये यहां से पास करिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे एरो का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मैं ये एरोज बनाऊं ही ना तो समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा लाइट रे आ रहा है, कौन सा लाइट रे जा रहा है, यानी कौन सा इंसिडेंट रे है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है। तो एरोज के बिना एक तो मतलब भी नहीं निकलता है, और दूसरा बात एग्जाम में विदाउट एरोज बना दिए तो मार्क्स भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो, अब दूसरा केस इस कन्वेक्स मिरर के लिए केस कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, या कहेंगे कि इट विल डाइवर्ज अवे फ्रॉम फोकस। डाइवर्ज अवे मतलब दूर भागना। तो देखो क्यों कह रहा हूं मैं दूर भागना, ये बिल्कुल फोकस से एक इमेजिनरी लाइन यहां तक ड्रॉ किया मैंने,
और उसी को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर। अब देखो, चूंकि इसका सरफेस इधर डाउनवर्ड बेंड था, तो ऑब्वियसली लाइट को तो नीचे की तरफ ही भेजना था ना। इसका सरफेस ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरह से निकला हुआ है, तो इस वजह से क्या हुआ कि जब लाइट रे पैरेलल आया तो ऊपर की तरफ भागा। तो ये इस तरह से गया कि वो लगेगा कि एफ से दूर भाग रहा है, यानी एफ से डाइवर्ज, फोकस से डाइवर्ज कर रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे यहां कि लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। वो इसके लिए बात हो रहा था, यानी जब पास करेगा फोकस से, एग्जैक्टली फोकस से पास कर रहा है, तो ये फर्स्ट केस, और जब लग रहा है तो ये सेकंड केस। तो दिस वाज आवर फर्स्ट रूल। नवनीत, क्लियर है ये बात? नवनीत, अब बात होगा सेकंड रूल का, यानी रूल 2। देखो, रूल 2 जो है, यानी सेकंड रूल जो है, इसी फर्स्ट रूल का उल्टा वर्जन है। फर्स्ट रूल क्या समझा है कि लाइट रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया। सेकंड रूल क्या समझाएगा कि जब लाइट रे फोकस से ही पास कर रहा था तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होने वाला है, तो एग्जैक्ट यही रास्ता ट्रेस करेगा। यानी जब फोकस से भेजेंगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, या जब फोकस की तरफ अपीयर कर रहा था कि वो जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरेलल हो जाएगा। यानी यहां पे अब मैं लिखने वाला हूं लाइट रेज passing through F or appearing to pass through F then after reflection it will become parallel to principal axis. यानी ये जो सेकंड रूल है इस फर्स्ट रूल का एग्जैक्ट अपोजिट केस है। देखो कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम लाइट रे का बस एरो बदलने जा रहा हूं। यानी जो पहले अपने लिए रिफ्लेक्टेड रे था उसी रास्ते पे अब इंसिडेंट रे को भेज दिया। ये गया इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे यहां पे बोलेंगे कि व्हेन लाइट रे इज अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे इस बात से कंफ्यूज मत होना कि लाइट रे बस क्या ऐसे ही जा सकता है क्या? अगर फोकस से ही मुझे भेजना है तो मैं लाइट रे को चाहूं तो ऐसे भी भेज सकता हूं, अब वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर के साइड पैरेलल हो जाएगा। वैसे इधर लाइट रे देखो यहां ये फोकस की तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहां पे जो बना है बस वही होगा, नहीं, बस लाइंस को फॉलो करो, इन रूल्स को समझो, ये तुम्हें सारी बातें समझाएंगे। तो ये अपना सेकंड रूल था। तो फर्स्ट रूल क्या कहा कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। वैसे ही जब लाइट रे फोकस से ही पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अपना दोनों रूल्स हो गए। इसके अलावा दो और रूल्स हैं, चलो उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग थर्ड एंड फोर्थ रूल को देखने जा रहे हैं। तो थर्ड रूल क्या कहता है इसको देख लेते हैं, रूल 3। ओके, तो रूल 3 क्या कहता है कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो क्या होगा। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मैं पहले से ही कुछ बता रखा हूं, फिर से रिकॉल करो उस बात को। टेंजेंट क्या होता था, जैसे ये सर्कल, ये अपना एक टेंजेंट,
टेंजेंट क्या है? तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे। और जब यहां सेंटर से एक पॉइंट के लिए हम रेडियस बनाएंगे, तो दिस रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब अगर टेंजेंट से परपेंडिकुलर है तो कह सकते हैं कि दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल, जो यहां से यहां तक होगा। ये छोटे से पार्ट के लिए रेडियस वहां से भी परपेंडिकुलर है। यानी कभी भी आप जब रेडियस बनाते हो तो सर्कल के उस छोटे से पार्ट के लिए वो वहां पे परपेंडिकुलर होता है। बस यही बात मैं समझाना चाह रहा था। तो यानी अच्छा, एक दूसरा बात, जब लाइट रे किसी सरफेस को परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है तो क्या होता है? जब लाइट रे किसी सरफेस को परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? तो नवनीत, उस समय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? लाइट रे किसी सरफेस को परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया है 90 डिग्री। अरे बाबू, गलत हो गया ये। देखो, ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल भी तो यही लाइन हो जाएगा। यानी जो अपना इंसिडेंट रे है वही लाइन नॉर्मल भी है। यानी दोनों लाइन एक दूसरे से इस तरह से मर्ज्ड है। तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0 डिग्री। और तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? अगेन 0 डिग्री। यानी जब भी लाइट सरफेस को परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो वो उसी रास्ते पे वापस बैक टू पवेलियन, यानी वापस लौट जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है नवनीत? मैं क्या बोला कि जब कभी भी लाइट रेज किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो पहली बात, उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो, दोनों का दोनों 0 डिग्री होगा। और जब कभी भी परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो वापस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चूंकि 0 है तो वापस उसी रास्ते पे लौट जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अब इसका यहां पे क्या रेलेवेंस है, अभी मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं। तो अब सोचो, ये बनाया मैं कनकेव मिरर। ओके, ये अपना पोल, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बार बार मैं बोला था कि ये उस हॉलो स्फेयर का सेंटर है जिस हॉलो स्फेयर का मिरर पार्ट हुआ करता था। तो अब इस सेंटर से अगर कोई भी लाइन तुम सर्कल तक खींचोगे, सर्कल बोले तो यहां मिरर तक खींचोगे, तो वो लाइन तो चूंकि देखो, ये लाइन हमेशा रेडियस का ही काम करेगा। क्यों रेडियस का काम करेगा भाई? क्योंकि ये लाइन जो है सेंटर से सर्कल तक का लाइन है, तो रेडियस तो होगा ही होगा। और अगर ये रेडियस है तो मिरर के इस पार्ट के लिए ये यहां पे परपेंडिकुलर भी है। यानी ये लाइन जो है मिरर से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर लाइट रे इसी रास्ते पे गया होता तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इसी रास्ते पे लौट भी जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है नवनीत कि क्यों गए उसी रास्ते पे लौट गया? हम्म यानी लाइट यहां पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा था, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 0 है तो लाइट रे उसी रास्ते पे लौट जाएगा। तो ये अपना बन गया रूल थर्ड। यानी रूल थर्ड क्या कहता है कि लाइट रेज पासिंग थ्रू सी, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और appearing to pass through C after reflection returns back on the same path. यानी सेम रास्ते पे वो लौट जाएगा। तो ये हो गया कनकेव मिरर के लिए रूल 3।
अब वैसे ही कन्वेक्स मिरर के लिए भी रूल 3 देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है यहाँ। ओके, ये हो गया अपना पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि लाइट रेज appearing to pass through C, यानी जब जब appear वाला बात हो रहा है वो कन्वेक्स मिरर के लिए बात हो रहा है। तो appearing to pass through C इस केस को कैसे बनाएंगे, ये देखो, यानी ये लाइट रे जो है ये अगर मिरर नहीं होता तो ये सी से ही पास करता, यानी कह सकते हैं कि दिस लाइट रे इज अपियरिंग टू पास थ्रू सी। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये लाइट इसी रास्ते पे लौटने वाला है। ये बात समझ में आया नवनीत? ये हर बार कन्वेक्स मिरर के लिए थोड़ा स्पेशली अच्छे से समझना, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में ही जाकर लोग फंसते हैं फिर। ठीक है, चलो ओके। तो दिस वाज थर्ड रूल। फोर्थ रूल बड़ा सिंपल सा बात कहते हैं। फोर्थ रूल क्या है कि जब लाइट रे पोल को स्ट्राइक करेगा तो जितने एंगल से स्ट्राइक किया उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। ये तो सिंपल I इक्वल टू आर वाला रूल हो गया। ठीक है, तो फोर्थ रूल ये है अपने लिए, लाइट रेज striking at pole will return back making same angle as that of angle of incidence, यानी छोटा i, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट लौट जाएगा। कहने का मतलब ये बात, लाइट रेज स्ट्राइकिंग एट पोल, ये गया पोल पे लाइट रे, तो ये जितने एंगल से स्ट्राइक किया यही एंगल से रिटर्न कर जाएगा, यानी I इक्वल टू आर। इस बात को फॉलो किया जाएगा यहाँ पे। वैसे यहां पे भी लाइट रेज स्ट्राइकिंग एट पोल, ये ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहां जितना एंगल बना है उतना ही एंगल बनाते हुए ये लौट जाएगा, यानी I इक्वल टू आर। फिर से अगर लग रहा है कि एंगल डिफरेंट है तो ऐसा नहीं है, ये देख लेना सेम एंगल बनते हुए ही होना चाहिए। ऐसा। तो यहां तक का सारा बात क्लियर है नवनीत? ये 4 रूल्स थे और ये 4 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं रूल्स के बेसिस पे तुम आप आगे का टॉपिक समझ पाओगे। ठीक है, क्या कन्वेक्स मिरर वाला क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एक बार फिर से बता दीजिए कन्वेक्स मिरर का। चलो फिर से एक बार मैं चारों रूल्स बता दे रहा हूं डायग्राम में। ठीक है, चारों रूल्स को कन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दे रहा हूं मैं। रुक जाओ। चलो, तो चारों रूल फिर से हम लोग देख ले रहे हैं, बस ये रिवीजन है, शॉर्ट में देख ले रहे हैं। दोनों मिरर्स के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल 1 कनकेव मिरर पे क्या अप्लाई करता है, क्या कहता है? ठीक है, मान लो ये है अपना कनकेव मिरर, ये पोल सी, यहाँ एफ। देख रहे हो, ये जितनी बार मिरर बनाओगे स्फेरिकल मिरर उतना बार ये सारे मार्किंग्स होने चाहिए। ये मस्ट है यहां के लिए। ठीक है, तो वैसे ही ये अपना कन्वेक्स मिरर, इसमें याद रखना कि दूसरे तरफ दोनों मार्किंग्स होते हैं। तो रूल 1 क्या कहता है कि अगर लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये रहा अपना एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये कुछ ऐसा।
तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो रूल कहता है कि इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। और यही कन्वेक्स मिरर में जब हम अप्लाई करेंगे, देखो अगेन लाइट रे, दिस लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद यहां के लिए रूल है कि इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, मतलब लगेगा कि फोकस से पास कर रहा है, या बेसिक अगर उसको और अच्छे से कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि इट विल डाइवर्ज अवे फ्रॉम द फोकस। तो उसके लिए क्या करना है, फोकस तो क्लियर है ही, ये पॉइंट क्लियर है ही, सबसे पहले इसको इमेजिनरी लाइन से यहां तक ज्वाइन करो, देखो ज्वाइन कर दिया मैंने, एंड इसी इमेजिनरी लाइन को की तरफ प्रोड्यूस करो। तो ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये कुछ नहीं है, ये बस इमेजिनरी लाइन है जिससे समझ में आ रहा है कि ये इसके सीध में फोकस है, ठीक है। तो दिस इज रूल 1 फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब वैसे ही रूल 2 को देखते हैं। रूल, चल, तो जब कनकेव मिरर के लिए रूल 2 अप्लाई करेंगे तो जस्ट उसका उल्टा बात है, यानी ये मान लो, सॉरी इधर की तरफ कुछ नहीं है, इधर सी, इधर एफ, और यहां पे पी वाला पॉइंट। वैसे ही ये कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये एफ, ये सी। तो सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर लाइट, जैसे इसमें क्या था कि लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था और तब फोकस से गया वो, इस बार फोकस से ही आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, यानी इस बार फोकस से ही लाइट रे आ रहा है, आ गया। अब रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वैसे यहां पे ये फोकस की तरफ आ रहा था ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल रिटर्न पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रूल समझ में आ रहा है ना नवनीत, कोई डाउट अभी तक? अच्छा रूल 3 वाला ही सिर्फ कहे थे, क्या देख लेते हैं अभी फिर से, चारों रूल देख रहे हैं। तो रूल 1 रूल 2 ये दोनों अब क्लियर है अच्छे से। चलो अब थर्ड रूल, चलो यहीं पे हो जाएगा थर्ड रूल को भी देख लेते हैं अभी। रूल 3, तो रूल 3 फॉर कनकेव मिरर क्या कहता है वो समझते हैं फिर। ये रहा अपना कनकेव मिरर, ये रहा अपना पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। देखो थर्ड रूल में बस इतना सा बात समझना है ना कि जब लाइट रे सी से पास करेगा तो वो उसी रास्ते पे लौट जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखो लाइट रे कब सेम रास्ते पे लौटता है, तो जब कभी भी लाइट रे किसी सरफेस को परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पे लौटता है। जब कभी भी लाइट रे किसी सरफेस को परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पे लौटेगा। एंड जब कभी भी परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा इट विल रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ, उसी रास्ते पे लौट गया। वैसा ही कन्वेक्स मिरर के लिए देखें हम लोग, मान लो यहां एफ है और यहां पे सी है, दिस वन इज एफ। तो जब लाइट रे सी की तरफ आ रहा था कुछ ऐसे, इसी को देखो प्रोड्यूस कर दिया मैंने, यानी ये इमेजिनरी एक्सटेंशन है, ये बस इंसिडेंट रे को मैं दिखा रहा हूं कि ये सी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टूड है ये बात कि ये लाइन जो है ना ये मिरर से परपेंडिकुलर है,
क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये रेडियस, मतलब देखो ये रेडियस वाला ही लाइन है, तो एक तरह से मिरर से परपेंडिकुलर है। तो रिफ्लेक्शन के बाद, चूंकि वो मिरर से परपेंडिकुलर है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा, यानी इस तरह से भी उसी रास्ते पे लौटेगा। तो दिस वाज रूल 3 फॉर बोथ द मिरर्स। अब अभी भी नवनीत क्लियर है ये थर्ड रूल? चलो ओके। अब एक लास्ट फोर्थ रूल को भी देख ही लेते, जब तीनों देख लिए तो फोर्थ रूल को क्यों छोड़े। तो फोर्थ रूल, अच्छा वैसे बना ही देता हूं मैं। तो फोर्थ रूल क्या कहता है कि जब लाइट रे पोल को स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा, यानी अब जो है फोर्थ रूल है, ठीक है। तो फोर्थ रूल ये कह रहा है कि लाइट रे जब पोल को स्ट्राइक करेगा, ये गया पोल को ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होने वाला है? तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम रास्ते पे सेम एंगल, सॉरी सेम रास्ते पे नहीं, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है उतना ही एंगल बनाते हुए ये लौट जाएगा। वैसे ही देखो फोर्थ रूल ये कनकेव मिरर के लिए था, अब कन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लो, जितना एंगल यहां पे बना उतना ही एंगल से ये लौट गया, ये कुछ ऐसे। हाँ जी। तो ये चारों रूल्स अब क्लियर है ना? देखो इन्हीं रूल्स पे हम आगे का बात करने वाले हैं। अब जो इमेज फॉर्मेशन का बात होगा वो सारा का सारा इन्हीं रूल्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अच्छा तो अभी जो है देखो, ये चार रूल्स मैंने बताए थे। चलो एक इमेज फॉर्मेशन का केस भी देख लेते हैं, प्रॉपर वे में इमेज फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट अभी एक केस समझ लेते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है यहां पे, ठीक है। चलो तो नवनीत अभी मैं इमेज फॉर्मेशन का एक केस समझाने चाह रहा हूं, तो इस चीज को अच्छे से समझना। अच्छा टोटल ये 6 केसेस होने वाला है कनकेव मिरर के लिए, और 2 केसेस है कन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये टोटल 8 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन है बाय स्फेरिकल मिरर। तो 8 केसेस क्या क्या है वो सब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। बस अभी हम ये 4 रूल्स समझे हैं, उन 4 रूल्स को कैसे यूज करना है वो एक केस से मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं कनकेव मिरर के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो लेट अस कंसिडर कनकेव मिरर। ये रहा अपना कनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस। अब एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं भी रखा हुआ है। मैं पहले ही बताया था ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, कुछ इस तरह से। ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। अब ए बी की देखो, ये ऑब्जेक्ट का हेड है जो ऊपर की तरफ एरो बना है, और ये नीचे की तरफ टेल है। तो इस हेड से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस हम भेज दें। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो फोकस से पास करेगा। तो ये गया पैरेलल, फोकस से पास कर गया। इस तरह से कुछ फोकस से अपना लाइट रे पास किया। एक दूसरा लाइट रे फोकस से ही जा रहा है, कुछ ऐसे। अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो जब लाइट रे फोकस से पास करता है, देखो ये मैं सब कुछ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के ही तहत बना रहा हूं। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल था तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। जब लाइट रे फोकस से ही पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लो पैरेलल। ये कुछ ऐसे बन गया अभी।
अब अभी के लिए थोड़ा सी को मैं क्लोजर कर रहा हूं, ये हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, नहीं, ये बस समझो यहाँ कुछ मेजरिंग वाला मिस्टेक था जिसकी वजह से सी इधर किया मैंने। तो अब देखो, मैंने इमेज को जब डिफाइन किया था तो वहां पे ये बात समझाया था कि इमेज क्या होता है। तो इमेज एक एपरेंट फॉर्मेशन है, एक ऑब्जेक्ट का कॉपी है जो कैसे बनता है, तो विच इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज। चूंकि हम लोग अभी रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे कंसर्न है, इसलिए बोलेंगे इमेज क्या है, तो इट इज एन एपरेंट फॉर्मेशन विच इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये देख रहे हो, एक रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या यहां पे आके इंटरसेक्ट किया, तो जहां भी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे बन गया अपना इमेज। कहने का मतलब ये चीज, इसको नाम देते रहे ए डैश और इसको बी डैश, ठीक है। तो खैर जब जब इस तरह से देखो, यहां पे इस ए बी ऑब्जेक्ट का मैंने ए डैश बी डैश इमेज बनाया, और ये बात समझ में आ रहा होगा, ये रियल इमेज है। देखो, रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे होना ना, हो रहा है ना, यहां रिफ्लेक्टेड रेज सच में आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब कभी भी रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज होगा तो एक रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो ए डैश बी डैश क्या है, तो इस ए बी ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज है। और जब कभी भी तुम इमेज फॉर्मेशन का केसेस बनाओगे तो उस समय हमें जो इमेज बना है, इमेज का प्रॉपर्टीज भी बताना पड़ता है। तो प्रॉपर्टीज में 3 बातें समझाना होता है, ये सब अगले क्लास में देखेंगे, अभी बस समझ लो। एक बात बताना होता है नेचर, दूसरा बात जो इमेज बना है उसका पोजीशन, और तीसरा बात इमेज का साइज। तो इमेज का नेचर कैसा है, यानी नेचर बोले तो ये रियल बना है कि वर्चुअल बना है, तो बोलेंगे कि इमेज का नेचर रियल है। यानी रियल के साथ साथ ये भी बताना होगा कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तो रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होगा, ये याद रखना इस बात को। तो यानी नेचर में लिखेंगे कि द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहां बना है, तो देख रहे हो सी के बाद बना है, बियॉन्ड सी, यानी पोजीशन में लिख देंगे इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड सी। और साइज, साइज में देख पा रहे होगे ए बी से बड़ा है इमेज, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज, तो लिख देंगे बिगर देन द ऑब्जेक्ट। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। तो इसी चीज को फिर आगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से देखेंगे। अभी बस मैं ये समझाया कि ये रूल्स के हेल्प से कैसे इमेज बनाना है, ठीक है। तो यही 8 केसेस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।